खून मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी हारे जीते भूल जाओ, मोदी का जो होगा वो गंगा मैया देख लेगी। फिर एक बार पांच साल पहले गंगा की लहरों पर सवार होकर एक ललकार काशी पहुंची थी, जिसने गंगा के गर्भ से लेकर वायुमंडल तक ऐसा कोलाहल मचाया जो 5 साल बाद भी हुंकार भर रहा है। काशी की तंग गलियों में नमो नमो की गूंज है। इस भगवा वातावरण से बीजेपी फूल ही नहीं समा रही, क्योंकि जिस मोदी लहर ने 2014 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रचंड बहुमत दिलाया था, वो लहर तीसरे चरण के चुनाव तक नहीं दिख रही थी। यहां तक पहुंचा। लेकिन काशी में 2 दिन के अंदर जो कुछ हुआ, उसने बीजेपी के नेताओं के चेहरे की चमक को लौटा दिया है। अब कहा जाने लगा है लहर बरकरार है, क्योंकि सियासत के बिग बॉस की कुर्सी पर पिछले 5 साल से विराजमान मोदी ने खुद भी ऐलान कर दिया, काशी तो वो जीत चुके हैं, देश जीतना बाकी है। इस चुनाव के 2 पहलू हैं। एक है काशी लोकसभा जीतना। मेरे हिसाब से ये काम कल पूरा हो गया है। हो गया है ना? नोटबंदी और जीएसटी से हुए नुकसान को बीजेपी भांप चुकी थी, इसलिए राष्ट्रवाद के मुद्दे को अस्त्र बनाकर चुनावी समर में उतरी। लेकिन राहुल गांधी ने राफेल के वार से ऐसा जकड़ा कि चौकीदार चोर के नारे को लोगों की जुबान तक पहुंचा दिया। कुछ वक्त पहले तक बीजेपी को राहुल के नारे की काट तक नहीं मिल रही थी। पहले नारा चलता था, मोदी जी आते थे, कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। याद है आपको? याद है ना? अब नया नारा सुनो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। ये बदलाव 4.5 साल में आया है। एक तरफ राहुल गांधी के आक्रामक तेवर, दूसरी तरफ महागठबंधन का डर और तीसरी तरफ से खुद बीजेपी की घबराहट। आखिर 2019 में क्या होगा? क्योंकि कुछ वक्त पहले बीजेपी को 3 राज्यों में जोरदार झटका लगा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हार ने नोटबंदी और जीएसटी से करा रही बीजेपी में इस कदर तनाव पैदा कर दिया कि राष्ट्रवाद ही सहारा दिखने लगा था। इसलिए मोदी और उनकी टीम जहां जाती एयर स्ट्राइक का क्रेडिट लेती, जिसके सहारे कांग्रेस को कोसने में लग जाती। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है
और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। चार चरण का चुनाव बाकी है। अब तक ये तय हो चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी में चुनावी जंग राफेल बनाम राष्ट्रवाद तक सिमट चुकी है, क्योंकि बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व पर कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व ने सेंध लगा दी थी। इसलिए बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे को भी एजेंडे में पिछली कतार में कर दिया, लेकिन तब भी बीजेपी को 2014 वाली लहर नहीं दिख रही थी। ऐसे में एक और रणनीति तैयार की गई जो आत्मघाती भी हो सकती थी कि काशी में कुछ ऐसा किया जाए जो न सिर्फ लहर पैदा करे बल्कि उन सारी अटकलों को भी खारिज कर दे कि मोदी का विकल्प कोई और भी हो सकता है। 2014 में मोदी का जलवा कैसा था और कैसे लहर प्रचंड बहुमत में बदल गई, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले काशी में बीजेपी की रणनीति आपको समझाते हैं। इसके जरिए बीजेपी 2014 जैसी मोदी लहर पर सवार होना चाहती है। काशी में मोदी का रोड शो और नामांकन, जिसमें मोदी के अलावा हजारों की भीड़, साथ में मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े एनडीए के घटक दलों के नेता। इन तस्वीरों ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी को जीत नजदीक दिखने लगी है। अब इसे बीजेपी के चाणक्य की नई चाल कह सकते हैं या फिर बदला चुनावी माहौल। जो भी हो, अब 2014 की तरह ही मोदी का जिक्र है। सवाल फिर से उठने लगा है, लहर है या नहीं। यानी बीजेपी ऐसा माहौल तैयार करने में कामयाब हो गई है जिसमें सत्ता का खेल पूरी तरह से मोदी के इर्द गिर्द आ चुका है। ठीक 2014 की तरह मोदी जीत के लिए आश्वस्त दिखते हैं। इस चुनाव के दो पहलू हैं। एक है काशी लोकसभा जीतना। मेरे हिसाब से ये काम कल पूरा हो गया है। एक काम अभी बाकी है, वो है पोलिंग बूथ जीतना। रिकॉर्ड क्या तोड़ना है? मई महीने की 40 डिग्री गर्मी में भी दुनिया को दिखा देना है कि मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे। मैं गंदी से गंदी चीज से भी खातर बनाता हूं, खाद बना देता हूं। कितना ही गंदा कूड़ा कचरा हो, मैं उसमें से खाद बनाता हूं और उसी से कमल खिलाता हूं। वाराणसी में मोदी क्या पहुंचे, चुनाव की तस्वीर बदली सी लगने लगी। आपको पहले जरा काशी में पीएम के रोड शो और नामांकन से जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं, फिर आपको 48 घंटे के अंदर बदली चुनावी फिजा के बारे में बताएंगे जिसने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन दे दी है। ये वही तस्वीरें हैं जिसने बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। 25 अप्रैल को पीएम मोदी भगवा रंग के कुर्ते में वाराणसी पहुंचे तो पूरी काशी भगवा रंग में रंग गई। बनारस की गलियों में मोदी के नारे गूंजने लगे। सबसे पहले पीएम मोदी ने बीएचयू के सिंह द्वार पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद बैंड बाजे के साथ पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ। खुली एसयूवी गाड़ी में पीएम खड़े थे और सड़क के दोनों तरफ लाखों की भीड़ उनके स्वागत में खड़ी थी। बीजेपी के बड़े नेता सवार थे।
बीजेपी के रथ पर सीएम योगी आदित्यनाथ, महेंद्र नाथ पांडे और कई कैबिनेट मंत्री दिखे। वहीं एक अलग गाड़ी में शाहनवाज हुसैन और बीजेपी आईटी सेल के प्रवक्ता अमित मालवीय चल रहे थे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां मंगाई गई थी। काशी के स्वागत से अभिभूत पीएम मोदी ने कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर और कभी गुलाब की पंखुड़ी से काशी वासियों का अभिवादन किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग मकान की छतों पर भी खड़े दिखे। मोदी का काफिला लंका गेट से आगे बढ़ता 80 मोड़ और फिर सोनारपुरा पहुंचा तो काशी में ढोल नगाड़े के साथ डमरू और शंख भी बजने लगे। सोनारपुरा में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन यहाँ मुसलमानों ने भी पीएम मोदी का गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का लंबा काफिला सरकता हुआ मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा पहुंचा तो यहाँ भी मुसलमानों ने उनका गुलाब और गेंदे के फूल से स्वागत किया। चालीस डिग्री की गर्मी और उमस में काशी की तंग गलियों में लोग झुलसते रहे। लोगों से ठसाठस भरी काशी की गलियों से पीएम का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रात करीब 7:45 बजे पसीने से लथपथ होकर पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे। तो गंगा आरती के बीच वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। दशाश्वमेध घाट पर मोदी के साथ शाह और योगी भी मौजूद थे। मोदी पहुंचे तो तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मोदी ने मां गंगा को प्रणाम किया, गंगा जल के चंद घूंट पिए और फिर गंगा आरती में रम गए। पीएम मोदी काशी में तीसरी बार गंगा आरती में शामिल हुए। पीएम रहते वो 2 बार गंगा आरती के साक्षी बन चुके हैं। पहली बार वो जब वाराणसी पहुंचे थे तब मां गंगा से ही जीत का आशीर्वाद मांगा था। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन था। रोड शो के दौरान जितनी भीड़ उमड़ी थी उतनी ही तादाद नामांकन के दिन भी दिखी। पीएम मोदी ने सुबह सवेरे सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चुनाव की कुछ बारीकियां समझाई। मोदी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का जो मंत्र दिया उसे सुनकर कार्यकर्ता जोश में आकर मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। यहीं पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला हुई और आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। आइए यहाँ पे जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को दिया है क्या कुछ वो समझ पाए हैं और क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसे रहने वाला है। नाम बताइएगा। मदन मोहन तिवारी। कहाँ से आए? बस यही बनारस से ही, लोकसभा वाराणसी लोकसभा से हैं। आज मोदी जी ने क्या लक्ष्य दिए आप लोगों को? मोदी जी ने हमको बूथ, अपना सबसे पहले बूथ जीतने का लक्ष्य दिया है। बूथ जीत गए तो हम चुनाव जीत गए। सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को जीतेंगे तो हमारे वाराणसी लोकसभा से मोदी जी की ऐतिहासिक जीत होगी। मोदी जिस वक्त कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे उस दौरान एनडीए के घटक दलों के नेता मोदी के नामांकन में शामिल होने पहुंचने लगे। उनके स्वागत के लिए शहनाई बज रही थी।
उनका स्वागत करने के लिए। पीछे आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा कि शहनाई बजाने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। हमने जब नेताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शुभ होता है, इसलिए खास तौर पे इनका इंतजाम कराया गया है। खास स्वागत की व्यवस्था की गई है। खास स्वागत की व्यवस्था की गई है। मोदी होटल से पर्चा दाखिल करने के लिए निकले, उससे पहले एनडीए नेताओं से मुलाकात की। अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मोदी के नामांकन से बने माहौल से प्रकाश सिंह बादल इतने गदगद थे कि राहुल और मोदी के मुकाबले को चींटी और हाथी की लड़ाई बता दिया। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने ये सोचना है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन हो। मोदी साहब से मुकाबले में कौन हो सकता है? ये जो गांधी है, ये तो जैसे हाथी और कीड़ी का फर्क होता है, इतना फर्क है। नामांकन से पहले मोदी काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वो काल भैरव के मंदिर गए, तेल चढ़ाया, पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। मोदी का जो प्रेम काशी के प्रति है, उन्हें मालूम है कि काशी में अगर कुछ करना है तो बाबा का आज्ञा भी जरूरी है, क्योंकि राजा तो बाबा विश्वनाथ हैं, पर उन्होंने ही इनको यहाँ चार्ज दिया है। तो जब तक आप काशी के कोतवाल से चार्ज नहीं लेंगे, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। मंदिर से बाहर आकर मोदी कलेक्टर दफ्तर की तरफ बढ़ चले। करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में पूरी हुई। मोदी जब कचहरी पहुंचे तो वहां 4 प्रस्तावक पहले से मौजूद थे। ये प्रस्तावक साल 2014 से अलग थे। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में मणिकर्णिका घाट के रहने वाले डोम राजा के बेटे जगदीश चौधरी, पंडित मदन मोहन मालवीय की मुंहबोली बेटी अन्नपूर्णा शुक्ला, कृषि वैज्ञानिक रामशंकर पटेल और संघ के कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता शामिल थे। मोदी ने कलेक्टर को एफिडेविट देने से पहले प्रस्तावक अन्नपूर्णा शुक्ला के चरणों को छुआ और जीत का आशीर्वाद मांगा। हमने अपने दिल की बात उनसे की और जो हमारे मन में जो गहराई से भावना उनके लिए, वही मैंने व्यक्त किया। मुझे कहा गया कि आप यहाँ बैठें, और भी कई लोग थे। जब मोदी जी आए तो वो रुक गए हमारे पास, और आकर जैसे वो खड़े हुए तैसे हमारे मुंह से अपने आप निकला कि मैं माँ की भावना से आपको आशीर्वाद दे रही हूँ कि आपने उस सर पर हाथ रखे, जैसे देश अब तक संभाला है, इससे और अच्छी तरह संभाले। मोदी ने नामांकन के लिए खास वक्त चुना था। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उस वक्त को अभिजीत कहा जाता है। उस वक्त में कोई भी कार्य किया जाए तो वो सफल होता है। इसलिए मोदी ठीक 11:45 पर नामांकन दाखिल करने कलेक्टर के दफ्तर जा पहुंचे थे। शुभ मुहूर्त से पहले मोदी और शाह इतना कुछ कर चुके थे जिसने जीत का शुभ संकेत दे दिया। यह अलग बात है कि शुभ अशुभ के खेल का खुलासा 23 मई को होगा, लेकिन अभी तो मोदी ने नामांकन के जरिए 2 संदेश दिए। पहला, एनडीए नेताओं के जुटने से उन सारी अटकलों पर विराम लग गया जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो एनडीए पीएम पद के लिए किसी और चेहरे को चुन सकती है, लेकिन मोदी ही एनडीए के अगुवा होंगे। इसलिए पूरे देश को बड़ा संदेश देने के लिए पीएम मोदी के नामांकन में एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता पहुंचे। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और एआईएडीएमके के पनीर सेल्वम जैसे दिग्गज मोदी के साथ खड़े नजर आए। सहयोगी दलों के अलावा केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पीएम मोदी के नामांकन में पहुंचे थे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो तक कलेक्टर दफ्तर में मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा, आएंगे तो मोदी ही। बनारस के मतदाता देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और आज इसीलिए सभी एनडीए के नेता इकट्ठे आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ नामांकन करने के लिए आए हैं।
तो ये उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बनाने का एक संकल्प है। लोग जानते हो बनारस में क्या संदेह है, पूरे देश में एनडीए को 3/4 मेजॉरिटी हासिल होगी। मोदी ने पिछले 5 सालों में जो किया, बात उससे आगे बढ़ चुकी है। हालांकि विकास भी एक मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस विकास के अलावा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर भी अड़ी रही। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसी चाल चल दी जो सीधे तौर पर राहुल और मोदी के बीच की टक्कर पर है, और काशी के जरिए बीजेपी ने मोदी का व्यक्तित्व आगे रख दिया। हालांकि इस रणनीति की कुछ झलक मोदी के अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में दिखाई दी, जहां अक्षय सिर्फ पीएम मोदी के गुण जानते नजर आए। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को, मैं ये जानना चाहता हूं, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। जो मेरा 18-22 साल की जिंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहां जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है, अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीजें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूं कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। सीधे तौर पर बीजेपी उस रास्ते पर आ गई जहां वो 2014 में थी, यानी ये चुनाव अब सिर्फ मोदी के नाम पर हो चुका है। 2014 में बीजेपी के रणनीतिकारों, खास तौर पर अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को वाराणसी से उतारकर यूपी में हवा का रुख ही मोड़ दिया था। राजनीतिक तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में पीएम पद के दावेदार को उतारना एक कुशल रणनीति थी। हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली पार्टी ने हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र काशी से मोदी को उतारकर बड़ा संदेश दिया था। मोदी यूपी से मैदान में उतरे तो राम मंदिर मुद्दा भी गर्म हो गया। राम भक्तों को लगा कि अब तो राम मंदिर बनकर ही रहेगा, इसलिए बड़ी संख्या में लोग मोदी के साथ जुड़ते चले गए। पूर्वांचल से मोदी ने चुनाव लड़ा तो उसका असर यूपी के साथ साथ बिहार की सीटों पर भी हुआ। वाराणसी से मोदी का चुनाव लड़ना रंग लाया और बीजेपी ने यूपी में इतिहास रच दिया। 2014 में यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने अकेले 71 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी के सहयोगी अपना दल भी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सिर्फ रायबरेली और अमेठी सीट ही जीत पाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत सकी थी। वोट शेयर के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का यूपी में तो खाता तक नहीं खुला था। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी के साथ साथ वडोदरा से भी चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों पर उन्हें बम्पर जीत मिली थी। बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी। इस बार भी वो वाराणसी से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। मोदी हारे जीते भूल जाओ, मोदी का जो होगा वो गंगा मैया देख लेगी। लेकिन मेरा पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता नहीं हारना चाहिए। लेकिन ये सच है कि यूपी में इस बार मोदी की राह आसान नहीं है। सालों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर मायावती और मुलायम मंच साझा कर चुके हैं। महागठबंधन के साथ आने से यूपी में बीजेपी के लिए 2014 जैसा माहौल नहीं है, लेकिन मोदी जानते हैं कि कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाया जाता है, क्योंकि उनका सियासी ग्राफ बखूबी जताता है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक उन्होंने जिस तेजी से अपना रास्ता तैयार किया, वो उन्हें सियासत के बिग बॉस की पायदान पर पहुंचाता है। लेकिन इस बार परीक्षा अलग है, क्योंकि जो लहर 2014 में थी
उसे जनता ने पैदा किया था। 2019 में मोदी को जनता की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा, क्योंकि लहरें जब रास्ता बदलती हैं तो असर कई दफा घातक होता है।